हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ राजन सीरीज का अति लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला का आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं। और यह अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का अगला वीडियो है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला सवाल। कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं, एक घन है, घन जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जिसके कोर, कोर मतलब होता है भुजा। कोर मीन्स क्या होता है बाबू? भुजा। और भुजा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अब देखो, इसको आप लिखना है, हल कीजिए। आपको लिखना है, हल कीजिए। और आपको घन बना देना है। घन की भुजा लिख देना है, कोर जो 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है घन का आयतन। क्या लिखना है? घन का आयतन। घन का आयतन होता क्या है बाबू? तो भुजा की 3 घात होता है घन का आयतन। अब घन की भुजा का 3 घात यानी घन के कोर का 3 घात यानी भुजा का 3 घात घन का आयतन होता है। और आपको लिखना है 14 गुणे में 14 गुणे में 14 लिखना। अब देखेंगे, आपको मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में संख्याओं का घन निकालना सिखाया है। अब आपको वहां पर जाकर संख्याओं का घन करना आपको सीख लेना है। और नहीं तो आप देखिए, इनका पहले इनके साथ गुणा करा लीजिए। 14 14 में 196 होता है। फिर 14 से इसका आप क्या करो? गुणा करा दो, मल्टीप्लाई। अब देखो, 196 गुणे में 14 का मान क्या हो जाएगा? तो ये आपको गुणा कर लेना है। वैसे तो इसका मान होगा 2744 होगा, यानी 2744 घन, घन क्या लगा है जरा देख लेना, सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 2744 घन सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इन संख्याओं का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से इस सवाल को लगाना है। अब कोई सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, तो इस प्रकार से इन सवालों को आप लगा सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की 3 घात। भुजा को आपस में क्या करना है? 14 गुणे 14 गुणे 14 दिया है तो गुणा करा लेना है। 14 14 में 196 होता है और गुणे में फिर से 14। 14 छक्का आपको गुणा भी कर लेना है, मर्जी आपकी है। गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर रहने दें। आपको घन निकालने का तरीका मैं यहां पर भी बता देता हूं कि हमें अगर 14 का घन निकालना है तो हमें क्या करना है? 14 ऐसे लिखना, देखो ऐसे लिखना है, 1 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64। मध्य की संख्याओं का 2 गुना कर देना है और जोड़ देना है। यहां से आपको इकाई अंक में 4 मिल गया, यहां पर लाकर 6 जोड़ दें। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 2 50, 4 54 के 4, हासिल आए 5 5, 8 4 12, 12 5 17 के 7, 17 के 7 हासिल आए 1 और 1 1 2, 2744 आपका सवाल का उत्तर। इस प्रकार से आप संख्याओं का घन भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये आपको यहां नहीं करना, अलग से करना है। इस प्रकार से पहला सवाल होता है। अगला सवाल आप देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आयत किसे कहते हैं। देखिए आपके सामने दिया गया है, आयत किसे कहते हैं। तो देखिए आप लिखिए हल, हल लिखिए और एक आयत का चित्र बना दीजिए। एक आयत का चित्र बना दीजिए और लिख दीजिए कि ये क्या है? आयत है। ये क्या है? आयत है। आपको अच्छा से ज्यादा नंबर कटना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। आयत बना दिए। अब पहला पॉइंट इसका लिख देंगे, आयत। आयत की क्या लिखेंगे? आयत, आयत 4 भुजाओं से मिलकर, किससे? 4 भुजाओं से, 4 भुजाओं से मिलकर, मिलकर 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या होती है भैया? बंद आकृति। 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति होती है। बात समझ रहे हैं? आयत 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति होती है, या 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। अब आप दूसरा इसमें लिख देंगे, दूसरा कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आप क्या लिखोगे? आयत में, आयत में
आमने सामने, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर माप की होती है। क्या होती भैया? बराबर माप की होती है। आपको ऐसे लिख लेना है। और अगला लिख लेना है, तीसरा इसमें पॉइंट दे देना है कि आयत के सभी कोण बराबर होते हैं। आयत के सभी कोण बराबर या 90 अंश बराबर माप के होते हैं। ऐसे लिख देना। ये आयत की पहचान हो गई। आयत के सभी विकर्ण बराबर होते हैं। ये भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे अगली लाइन में और भी कुछ कहा है कि इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आप लिख लेंगे, चौथा पॉइंट लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल, या बिना पॉइंट बनाए भी आप लिख दें कि आयत का क्षेत्रफल। आप ऐसे लिख लें, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है ना, क्षेत्रफल का सूत्र आप लिख देंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि लंबाई गुणे में क्या होती है? चौड़ाई। या फिर आप इसे शॉर्टकट में L इंटू बी भी लिख देंगे ताकि आपको पूरा नंबर मिले, ऐसा ना हो कि नंबर आपका कट जाए। अगला, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे में लंबाई धन चौड़ाई, यानी L प्लस बी, 2 इंटू में L प्लस बी। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा और 25 में 25 नंबर भी पा सकते हैं अच्छे से लिख देंगे तो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता क्या है? कहता वर्ग क्या है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको सूत्र लिखना है। देखो भैया, वर्ग आप पहले लिखो हल, और उसके बाद लिखो वर्ग है ना। वर्ग क्या है? अब लिखो चार समान भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। कौन सी आकृति? बंद आकृति वर्ग कहलाती है। आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, वर्ग कहलाती है। फिर इसके बाद आपने पहला पॉइंट लिख दिया। दूसरा लिख सकते हैं कि इसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। बात समझे? 4 समान भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। वर्ग क्या है? यही है। आप और भी लिख सकते हैं, वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं, बराबर माप के होते हैं। जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या रहा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आप लिख लो। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप लिख दो। तो सूत्र लिख दिए, ये होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता भैया? भुजा का वर्ग कर दें, और भी शॉर्टकट में आप लिखना चाहे तो ए स्क्वायर लिख दें। यही वर्ग का क्षेत्रफल है। बात समझ रहे हैं? और क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। इसके बाद भी आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई मतलब जो सेंटीमीटर रहेगा, मीटर रहेगा, जो भी रहेगा वही पैमाना लिख देंगे। इस प्रकार से लिखते चलेंगे तो पूरा नंबर पाते रहेंगे। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे जिससे आपको आसानी हो, ताकि आप अच्छे से फिर से समझ पाएं। अगर मान लीजिए ना समझ में आपको आ रहा हो तो पुनः रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल कहता है कि भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। लिए आसान, इतना आसान। देखो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूं कि इसका हल क्या है। तो आप पहले हल लिख लो और लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र
निम्नलिखित है, ऐसे निम्नलिखित है या निम्नवत है, जैसा भी आप लिखना चाहे, निम्नलिखित है। अब आपको लिखना है निम्नलिखित है, दे दिया योजक चिन्ह। बात समझ रहे हैं? अब आप पहला लिख लेंगे। त्रिभुज ज्ञात करने का पहला सूत्र क्या है? 1/2 आधार, आधार आधार लिखिए, पूरा पूरा लिखेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे। आधार, आधार गुणे में ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई लिख दिया। दूसरा सूत्र आप लिखेंगे, दूसरा सूत्र लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। जहां आपको लिखना है, जहां s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2। यस मीन्स अर्ध परिमाप। यहाँ कोई त्रिभुज का नाम लिया है नहीं, इसलिए ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये देखो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तीसरा सूत्र लिख लो, एक और लिख लो, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। क्या लिखना भैया? √3/4 इंटू में क्या लिखना है? भुजा स्क्वायर लिख लेना है। चौथा सूत्र लिख लो, ढेर सारे सूत्र हैं। चौथा सूत्र है कि आधार का स्क्वायर क्या लगाना है? आधार स्क्वायर बाई 2, या फिर लंब, लंब स्क्वायर बाई 2, या फिर कर्ण, कर्ण स्क्वायर बाई 4। इस प्रकार से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखो ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। ये समबाहु त्रिभुज का, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। इस प्रकार से आपको लिखना है और पूरा पूरा नंबर पाना है। सवाल देखेंगे, अवर्गित आंकड़े क्या हैं? आपको बताना है अवर्गित आंकड़े क्या हैं। तो पहले आप लिखोगे हल और उसके बाद आप क्या लिखोगे? हेडिंग। अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े लिख लिया आपने, अवर्गीकृत आंकड़े लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, आपको लिखना है कि वह आंकड़े या ऐसे आंकड़े लिखो, चलो, वह आंकड़े जिन्हें देखकर तुरंत उनका निष्कर्ष निकालना, तुरंत उनका निष्कर्ष निकालना संभव ना हो, ऐसे आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। बस ऐसे आंकड़े जिन्हें तत्काल देखकर, यानी देखकर तत्काल उनका निष्कर्ष ना निकाला जा सके, ऐसे आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला कहता है कि वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? किसे भैया? वर्ग अंतराल किसे कहते हैं? आप देखेंगे वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हेडिंग डालेंगे। और मान लीजिए आप हल लिखना है सबसे पहले। अब लिखेंगे वर्ग अंतराल में वे समूह जिनके द्वारा, वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को या आंकड़ों को विभक्त किया जाता हो। क्या किया जाता हो? विभक्त किया जाता है। वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है, वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है, उन्हें वर्ग अंतराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग अंतराल
कहा जाता है। क्या बातें समझ में आ जाएगी? वर्ग अंतराल कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं 0 से 5, फिर लिखते हैं 5 से 10, फिर लिखते हैं 10 से 15, फिर 15 से क्या लिखते हैं 20। इन सभी को हम क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ना समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके पुनः देख सकते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, देखिए कहता है अगला है बारंबारता क्या है? बारंबारता क्या है? आपको अगला हेडिंग दिया गया है बारंबारता। और बारंबारता किसे कहते हैं? देखो बारंबारता किसे कहते हैं, तो आप लिखिए हल और हेडिंग डाल दीजिए बारंबारता। बारंबारता के बारे में आपको लिखना है। तो बारंबारता के बारे में आपको लिखना है तो लिखिए, दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों, दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की संख्या, दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या उस संख्या का क्या कहलाती है? उस आंकड़ों का क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। कुल संख्या उन आंकड़ों का बारंबारता कहलाती है। कोई आंकड़ा आपको दिया गया हो और उसमें ढेर सारी संख्याएं एक प्रकार से दी गई हों, तो जो प्रत्येक आंकड़े आए हों, प्रत्येक आंकड़ों की कुल संख्या जो होती है वही आंकड़ों की क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। इस प्रकार से अगला सवाल चलिए देखते हैं। आंकड़ों की बारंबारता। रेखीय समीकरण क्या है? रेखीय समीकरण आपको बताना है। क्या बताना है? रेखीय समीकरण। हेडिंग डालेंगे आप हल, लिखेंगे रेखीय समीकरण। अब आपको मैं समझाना चाहूं, रेखीय समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, ऐसी संख्याएं एक घात वाले समीकरण को रेखीय समीकरण कह सकते हैं, या कोई ऐसा समीकरण दिया गया हो जिसमें चर की घात एक हो, जिसमें चर की घात क्या हो? एक हो। दिया गया समीकरण आप लिख लीजिए, दिया गया समीकरण दिए गए समीकरण या दिया गया समीकरण में चर की घात एक हो तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 1 या 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सभी चीजें क्या है? ये ऐसे समीकरण क्या कहलाएंगे? आपको रेखीय समीकरण कहलाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, कहता है कि अभाज्य संख्याएं क्या है? अगला आपके सामने है अभाज्य संख्याएं क्या है। तो अभाज्य संख्याएं, पहले आप हेडिंग डाल लेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे अभाज्य संख्या लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि इसके बारे में वह संख्याएं जो 1 से
तथा स्वयं से ही विभक्त होती हैं, वह संख्याएं जो एक से और स्वयं से ही विभक्त होती हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? ऐसी संख्याएं जो एक से विभक्त हों और स्वयं से विभक्त हों, उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखेंगे आप इसका एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, अभी देखेंगे अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है। आगे भी ऐसे आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। देखो, 2 केवल अपने आप से कट रही है और 1 से कट रही है, 3 केवल अपने आप से कट रही है और 1 से कट रही है और किसी से, यानी वह संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि भाज्य संख्याएं क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास, भाज्य संख्याएं क्या है आपको देना है। चलिए आप पहले लिखिए हल और हेडिंग डाल दीजिए भाज्य संख्या। क्या डाल दीजिए? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब आप लिखना है भाज्य संख्याएं। मैं बताऊं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो एक से स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ जाएगा? उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप समझ लें। उदाहरण, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, आदि सारी संख्याएं। ये कौन सी संख्या है? भाज्य। अब आप देखेंगे 4 किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। 4 1 से कट रही है, स्वयं से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। 4 कई संख्याओं से कट रही है। 9 को आप देख लेंगे तो 1 से कट रही है, 3 से कट रही है और 9 स्वयं से भी कट रही है। 5 को देख लें, आप 12 ले लें तो 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा। जो ढेर सारी संख्याओं से 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी और भी संख्या से कट जाए, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और वह संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, वे अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है समापवर्त क्या है? आपको बताना है समापवर्त क्या है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे समापवर्त किसे कहते हैं। चलिए लिखिए हल और लिखिए समापवर्त। समापवर्त किसे कहते हैं? हेडिंग डाल लिया आपने समापवर्त। अब लिखिए वह संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक, वह संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभक्त हो जाती हैं, लिख लीजिएगा, वह संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं, वह संख्याएं
जो वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं, दी हुई संख्या विभक्त हो जाती हैं, तो वह संख्या दी गई संख्याओं का समापवर्त कहलाती। दी गई संख्याओं का क्या? समापवर्त कहलाती है। दी गई संख्याओं का क्या कहलाती है? समापवर्त कहलाती है। वह संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, तो दी हुई संख्याओं, तो वह दी गई संख्याओं का समापवर्त संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बता दूं कि कोई 2 संख्या ले लीजिए, कोई 2 संख्या ले लीजिए। अब जैसे मान लिया जाए आपने 4 ले लिया और 12 ले लिया, 4 ले लिया और 12 ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पर वह संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं, तो वह दी गई संख्याओं का मासा कहलाती है। अब जैसे मैं कह दूं कि इन सभी का समापवर्त क्या होगा? 4 और 12 का समापवर्त, 4 और 12 का समापवर्त क्या कहलाएगा? तो 4 और 12 का समापवर्त 12 कहलाएगा। देखो 4 से भी कट जा रहा है और 12 से भी कट जा रहा है, यानी 4 और 12 का समापवर्त क्या हो जाएगा? अगला सवाल आप देखेंगे, सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? 4 देखेंगे। इसके लिए आप हेडिंग डाल लेंगे हल और लिखेंगे सजातीय व्यंजक। सजातीय, अब आप लिखेंगे ऐसा बहुपद, लिखिए ऐसे बहुपद व्यंजक, ऐसे बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर राशि हो, उस बहुपद व्यंजक को सजातीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस में 4 बराबर 0, तो आप देखेंगे यहाँ x और y सजातीय एक चर राशियां हैं। इस प्रकार के राशियों को सजातीय व्यंजक कहते हैं। बातें समझ में आ जाएंगी। अगला सवाल देखिए, विजातीय व्यंजक क्या होते हैं? अगला देखिए कह रहा क्या, विजातीय व्यंजक क्या है? तो चलिए विजातीय व्यंजक के बारे में समझ लेते हैं। आप हेडिंग डालेंगे हल और आप लिखेंगे विजातीय व्यंजक। लिखिए ऐसे बहुपद, लिखिए ऐसे बहुपद व्यंजक लिख लें, ऐसे बहुपद व्यंजक जिनमें, या चलिए जिनमें लिख देते हैं, जिनमें एक से अधिक चर राशियां होती हैं, एक से अधिक चर राशियां होती हैं, उन्हें विजातीय व्यंजक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे 5x² प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, कुछ इस प्रकार से जब व्यंजक रहे, चर राशियां अलग अलग हैं, यानी इसे विजातीय व्यंजक कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला कहता किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? उदाहरण सहित आपको समझाना है।
चलिए इसका हल करते हैं। योगात्मक प्रतिलोम से आप बात समझिए, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ध्यान दीजिए, योगात्मक प्रतिलोम मतलब कोई संख्या दी गई है और उसका योगात्मक प्रतिलोम यदि उसी के साथ जोड़ दिया जाए तो मान शून्य आ जाए, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो चलिए आइए लिखते हैं, प्रत्येक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का, प्रत्येक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसी संख्या में जोड़ने से, प्रत्येक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम उसी संख्या में जोड़ने से प्राप्त योगफल शून्य आता है, शून्य आता है, तो उस संख्या को दिए गए संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे उदाहरण सहित, जैसे आप समझेंगे इसको उदाहरण सहित आप समझिए। जैसे हम ले लें 15 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -15 होगा। बात समझ गए ना। अभी अगर हम 15 के साथ प्लस करें -15 को, तो आप देखेंगे इनका मान क्या आने वाला है, 0। इस प्रकार से ये संख्याएं आपस में एक दूसरे के क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कहता है गुणात्मक तत्सम्मक क्या है। आप इसको उदाहरण सही समझिए। दिया है गुणात्मक तत्सम्मक, लिखिए गुणात्मक। आज बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है इसलिए समय ज्यादा लग रहा है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला में। गुणात्मक तत्सम्मक क्या है, उदाहरण सही समझाइए कि किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्सम्मक वही मान आ जाए तो वह उस संख्या का क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्सम्मक कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, किसी भी पूर्णांक का, लिख दीजिए, किसी पूर्णांक का गुणात्मक, किसी पूर्णांक का गुणात्मक तत्सम्मक मान उसी संख्या में गुणा करने से उस संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता है, तो वह संख्या उस संख्या का गुणात्मक तत्सम्मक कहलाता है। हो गया। अब जैसे मैं कहूं कि 17 का गुणात्मक तत्सम्मक क्या है, तो 17 एकन 17। 25 का गुणात्मक तत्सम्मक क्या है, तो 25 एकन 25। यानी एक 17 का क्या है, गुणात्मक तत्सम्मक है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला कह रहा गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो इसे भी आपको समझना है। हेडिंग डाल दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम हेडिंग डाल लेना है। और गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है, गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है दी गई संख्या का उल्टा, या आप ऐसे समझ लो, गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है
जो दी गई संख्या को आपस में गुणा कराने से मान में प्राप्ति 1 हो तो वह संख्या दी गई संख्या का क्या कहलाती है? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। चलिए लिख देते हैं। किसी दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का, किसी दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का, लिख लीजिए, उसी संख्या का उल्टा होती है, उल्टा होती है या संख्या का गुणात्मक या संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम से, गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कराने पर मान सदैव 1 आए तो वह संख्या उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। क्या बात समझ गए? जैसे मैं कहूं 7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो भैया गुणात्मक प्रतिलोम 7/9 का क्या होगा? 9/7 होगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि मैं 7/9 का आपस में 9/7 से गुणा करा दे रहा हूं तो मान क्या आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम उसी संख्या का क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि x-4 और x+7, x-4 और x+7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप लिखिए हल x-4 और x+7 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो x का x के साथ गुणा करेंगे तो x गुणे x का माइनस के साथ 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 गुणे में -x, फिर 7 का गुणा करेंगे तो +7 गुणे में x, फिर 7 का गुणा -7 चौक 7 गुणे में 4 हो गया। फिर अगली लाइन लिखेंगे तो ये x² हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो -4x हो जाएगा, यहाँ प्लस में 7x हो गया, वहाँ 7 चौक 28। इसे और छोटा कर देंगे, x² और दोनों में प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का रखा जाता है तो 3x और माइनस में 28। यही सवाल का उत्तर होगा और आपको इसे लिख देना। अगला सवाल देखेंगे, सर्वसमीका क्या है? इसे आपको समझाना है। क्या है सर्वसमीका? क्या है? इसे आपको समझाना है। लिखिए सर्वसमीका। हेडिंग डाल दिया आपने सर्वसमीका और आप लिख लीजिए हल। अब आपको लिखना है ऐसे समानता सूचक, ऐसे समानता सूचक बीजीय ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जिसका मान प्रत्येक है। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए, जो चर के प्रत्येक मान के लिए, जो चर के प्रत्येक मान के लिए, जो चर के प्रत्येक मान के लिए समान हो या प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं, प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं, उन्हें सर्वसमीका कहते हैं।
क्या बातें समझ में आ जाएगा। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो प्रत्येक चर मान के लिए सत्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि सर्वसमीका है, दिया गया कथन क्या सर्वसमीका है अथवा नहीं है, इसे आपको क्लियर करना है। तो चलिए मैं हल करता हूं और लिखता हूं 2x प्लस में 1 इन ब्रैकेट 2x प्लस में 2। यहां पर x बराबर आपको 1 लेना है। पहला आपको क्या करना है, x बराबर 1। तो देखिए 2 गुणे में 1 प्लस 1 इन ब्रैकेट 2 गुणे में 1 प्लस में 2। यहाँ देखो 2 गुणे में 2 आ गया और यहाँ 2 एकम 2 प्लस में 2 आ गया, 2 दूनी 4 और वहां भी 2 दूनी 4 आ गया। एक बार पुनः फिर से आपको क्या करना है, x बराबर 2 लेना है। तो देखिएगा 2 गुणे में 2 प्लस 1 बराबर में 2 गुणे में 2 गुणे में प्लस में 2 लेना है। अब देखेंगे 2 गुणे में 2 2 1 3 और बराबर में 2 दूनी 4 प्लस में 2, यहाँ 3 दूनी, यहाँ आपको लिखना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर 4 2 6। देखिए x का प्रत्येक मान जो चर है उसका प्रत्येक मान रखा जाए, अगर x रखा गया x बराबर 1 x बराबर 2 कहीं भी रखा जाए, x बराबर 3 4 रखा जाएगा तो प्रत्येक बार एक दूसरे पद में क्या आएगा, समान रूप से आएगा। इस प्रकार से यह आपको लिखना है अतः दिया गया समीकरण एक सर्वसमीका है, एक दिया गया बहुपद कह सकते हैं, दिया गया समीकरण एक सर्वसमीका है। क्या ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके 51 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका का प्रयोग करके 51 की घात 2 का मान ज्ञात करना है आपको। तो चलिए हल करते हैं सर्वसमीका का प्रयोग करके, तो हल कीजिए। अब देखिए 51 की घात 2 इसका मान लिया, तो मैं 51 को लिख सकता हूं 50 प्लस 1 की घात में क्या 2। अब आपको एक सूत्र याद रखना है, चूंकि a प्लस b बराबर होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता सूत्र। तो यहाँ भी वही आप सूत्र लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 50 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुना 50 गुणे में 1 लगाना है। 50 का वर्ग करेंगे तो पंचम 25 यानी डबल 0 और प्लस में 1 का वर्ग 1, 50 दूना क्या हो जाएगा 100 और 100 1 का 100। अब आप इनको जोड़ना है, तो आप इनको जोड़ेंगे तो 51 का वर्ग देखिए यहाँ आ जाएगा 50 0, देखो 0 0 1 1 आ गया, फिर 0 0 आ गया, फिर देखेंगे 5 1 6 और क्या आ जाएगा 2, 2601 आ जाएगा। 51 का वर्ग क्या हो जाएगा भैया 2601। इस प्रकार से ये सवाल का उत्तर हो जाएगा और आप लिख लोगे उत्तर। मैंने प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में ये अगला वीडियो यानी दूसरा वीडियो हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।